हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। तो आज हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं और कुछ पार्ट्स हमने डील कर लिए हैं और लास्ट के 1-2 पार्ट्स बचे हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको लंग्स के बारे में पढ़ाया था। आई होप कि वो आप लोगों के दिमाग में होगा कि लंग्स क्या होता है, लंग्स रिवर्सिबल नहीं होता डैमेज का, उसका लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो आई होप कि ये आपने सीख लिया होगा। आई होप कि जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने ध्यान से देखे होंगे। बार बार एक चीज़ को मैं फोकस कर रही हूँ कि आपको जिस दिन जो भी पढ़ाया जाए उसी दिन वो चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज़ें पेंडिंग होते जाती हैं एंड फिर पाइल ऑन सिलेबस हो जाता है और फिर पाइल ऑन सिलेबस हो जाता है तो फिर आप उसको पढ़ पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स हम बनाते हैं जिसको आप एक बार में तो आसानी से देख ही सकते हैं। तो आप कभी बैठे हैं तो सुन लीजिए, फिर जो है तो घूम फिर रहे हैं तो सुन लीजिए, दोस्तों को सुनाइए, ताकि जिससे डिस्कस होगा तो आपके डाउट्स निकलेंगे, डाउट सॉल्व होंगे तो आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज हम लोग। लंग्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था, आई होप कि वो सब आपको याद होगा। प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, वेट बताया था, कौन सा लंग बड़ा छोटा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम लोग लंग्स के अंदर एंट्री लेते हैं तो आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है और ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसे हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। क्या कहते हैं? ब्रोंकियल ट्री। ये आपको पता है, ठीक। तो दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल ट्री। और ये ब्रोंकियल ट्री क्या करता है अब मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखिए क्या होता है। देखिए आ जाइए इधर सब लोग, ध्यान से इस डायग्राम को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। आइए, ये तो हो गई आपकी ट्रैकिया, ठीक। ये आपके हो गए ब्रोंकाई, ठीक है, या ब्रोंकस इसको आप कह सकते हैं। ये हो गया लेफ्ट वाला, दिस वन इज लेफ्ट, और सेकंड वाला हो गया राइट वाला, ठीक है। अब देखना ये है कि ये करते क्या हैं, ठीक है। मेन तो मुद्दा ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये करते क्या हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ट्रैकिया का डिवीजन हुआ, ध्यान से देखिए, ट्रैकिया का डिवीजन हुआ, ट्रैकिया का डिवीजन हुआ राइट में, ट्रैकिया का डिवीजन हुआ लेफ्ट में। राइट वाले को राइट ब्रोंकाई कहते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं, इसे आप ब्रोंकस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखिए सब डिवीजन हो रहा है। इधर ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, पहले मोटा सा डिवीजन एक ये हुआ जिसे आप कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ये हो गया लेफ्ट ब्रोंकस, ये हो गया राइट ब्रोंकस, ठीक। सो दिस इज द लेफ्ट ब्रोंकस, दिस इज द राइट ब्रोंकस। आप इसे ब्रोंकाई भी कह सकते हैं। जब इन ब्रोंकस का सब डिवीजन हुआ तो देखिए ये जो है और ज़्यादा डिवाइड हुए, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ये सब चीज़ें हमने सीखी। लास्ट वाला जो सब डिवीजन है वो क्या कहलाता है? ब्रोंकियोल। क्या कहलाता है? ब्रोंकियोल, ठीक है। सो ऑन द एंट्रिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड इनटू द ब्रोंकाई। इसको आप सिंगल में ब्रोंकस कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग दो के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज द ब्रोंकाई, और सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। सिंगल ये हो गया बेटा राइट ब्रोंकस और ये हो गया लेफ्ट ब्रोंकस। जब राइट ब्रोंकस का फर्दर डिवीजन हुआ तो प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस का और डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी ब्रोंकस, जब और डिवीजन हुआ तो टर्शरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ज्यादा लोगे तो ब्रोंकाई, एक लोगे तो ब्रोंकस। ओके, ये बात आपको समझ में आई। और जब टर्मिनल सबसे आखिरी वाला होगा उसको आप कहते हैं ब्रोंकियोल। तो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया। ट्रैकिया का डिवीजन हुआ, इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई, इट इज अ लेफ्ट ब्रोंकाई, इट इज अ राइट ब्रोंकाई। इसके बाद और डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ तो जो सबसे पहला ब्रोंकाई या ब्रोंकस डिवाइड हुआ था उसको कहते हैं प्राइमरी, उसका और डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी, उसका और डिवीजन हुआ तो टर्शरी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। टर्शरी का जब डिवीजन हुआ तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल। ओके, सो देखिए लिखा हुआ है थोरैसिक कैविटी में ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ और इसको सिंगल, अगर एक के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रोंकाई, दोनों के बारे में मतलब राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई। और अगर सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं राइट का अलग लेफ्ट का अलग तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। ऑन द एंटरिंग ऑफ द लंग्स द राइट ब्रोंकस एंटर इनटू द राइट लंग एंड लेफ्ट वन एंटर इनटू द लेफ्ट लंग, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ब्रोंकस को और डिवाइड किया या ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम दोनों लंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमने प्राइमरी ब्रोंकाई जो मतलब बिल्कुल मेन वाला ब्रांच है इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, इसका और डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी, फिर और डिवीजन हुआ तो टर्शरी, टर्शरी के बाद नहीं होता। और देखिए उसके बाद टर्शरी के भी डिवीजन हुए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गया प्राइमरी,
ये हो गया, मैं आपको दूसरे कलर से समझाती हूँ, ये थोड़ा सा मैं एक लाइट कलर चूज कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया आपको कि ये हो गया प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी। ठीक, दिस वन इज टर्शरी, ये सब क्या है, टर्शरी। ठीक, पर अगर टर्शरी को आपने डिवाइड किया, किस में डिवाइड किया, टर्शरी, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शरी, और फिर टर्शरी को भी अगर आपने और ब्रांच निकाली तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल। सो लेट मी ड्रॉ दिस, ओके। सो दिस इज द ट्रैकिया, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस। ध्यान से देखिए, मैं एक ब्रांच बना रही हूँ, ठीक है, ब्रांच देखिएगा, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो इसकी ब्रांच बनाई हमने, प्राइमरी की ब्रांच बनाई, ब्रांच बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। सो इट इज कॉल्ड, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस, ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक, उसके बाद आपके अब आपने क्या किया, इसका और सब डिवीजन बनाया बच्चों, तो ये हो गया टर्शरी ब्रोंकस। ठीक, अब इस टर्शरी ब्रोंकस की भी मैं और ब्रांच निकालना चाहती हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये हो गई टर्शरी ब्रोंकस की, जिसे आपने कहा ब्रोंकियोल। समझ में आई बात। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है, इट इज द सब डिविजन ऑफ द ट्रैकियल ट्री। ओके, ये बात आपको समझ में आई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ट्रैकिया को डिवाइड किया तो प्राइमरी सबसे पहले हुआ ब्रोंकस, ब्रोंकस एक राइट में गया, एक लेफ्ट में गया। राइट वाले को आपने कहा राइट ब्रोंकस, लेफ्ट वाले को आपने कहा लेफ्ट ब्रोंकस। राइट और लेफ्ट दोनों ब्रोंकस को आप साथ में कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद इनका सब डिवीजन हुआ। जब इनका सब डिवीजन हुआ तो जो पहला डिवीजन था वो ट्रैकिया का तुरंत डिवीजन था, उसको प्राइमरी कहा। जब प्राइमरी का डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी, सेकेंडरी का डिवीजन हुआ तो टर्शरी, और टर्शरी का भी हो गया, टर्शरी से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसे आप कहते हैं ब्रोंकियोल। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ और चीजें क्लियर करती हूँ। देखिए, जब आपकी एयर, ध्यान से समझिए, जब आपकी एयर ट्रैकिया में आती है, ठीक, और ट्रैकिया का सब डिवीजन होता है ब्रोंकियल ट्री में। ठीक, या ये मैं कह सकती हूँ कि ट्रैकिया के बाद जो आपकी हवा है वो कहाँ गई, वो गई लंग्स में। कहाँ गई, लंग्स में, आपकी हवा गई लंग्स में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब लंग्स के अंदर गई, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर आपकी नज़र हट जाएगी तो यही दुर्घटना घट जाएगी, फिर आप बोलेंगे मैडम आपने बताया नहीं। ठीक, अब होगा क्या कि ये है आपका ब्रोंकियल ट्री, ये क्या है आपका ब्रोंकियल ट्री। ठीक, जो मैंने आपको बताया ब्रोंकियल ट्री है। अब ब्रोंकियल ट्री जो होता है इसमें क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। ब्रोंकियल ट्री में होता है ब्रोंकाई या ब्रोंकस कह सकते हैं, सिंगुलर है तो ब्रोंकस, बहुत सारे हैं तो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है वो किस में ओपन होता है, ब्रोंकियोल में। ठीक, जो कि डिवीजन है किसका, टर्शरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस का। ठीक, ब्रोंकियोल हो गया। तो ब्रोंकाई डिवीजन है ट्रैकिया का, इसे हम ब्रोंकस भी कह सकते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होते गया, ब्रोंकियोल में कन्वर्ट हुआ, देन द ब्रोंकियोल will open into the lungs, will open into the alveoli। किस में ओपन होगा, एल्व्यूलाई में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में, ये कहाँ ओपन होगा, एल्व्यूलाई में। ये बात ध्यान से समझिएगा। अब जो चीज मैं आपको बताने वाली हूं, बिल्कुल कान खोलकर और आंखों को खोलकर देखिए और सुनिए। ठीक है, ये जो ट्री है, जो आपको ब्रोंकियल ट्री है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता मेरे बच्चों। ध्यान से देखिएगा कि ब्रोंकियल ट्री में किसी भी प्रकार का, मैं इसको किसी और कलर से, मतलब रेड से लिख देती हूँ, चलो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं होता। मैडम किसका एक्सचेंज, पैसों का एक्सचेंज। भाई लंग्स पढ़ रहे हो तो पैसे क्यों पढ़ रहे हो। ठीक, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं होता है बच्चों एयर का। ठीक है, यहाँ पर किसी भी चीज का एक्सचेंज, मतलब एयर का एक्सचेंज नहीं होता। तो मैडम क्या है के लिए बनाया इधर, बेटा अगर मान लो कि बाहर से जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म आ रही है, तो अगर वो लंग्स तक आएगी तो लंग्स डैमेज हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप एयर का ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, एयर का ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज करने की वजह से हवा जो होती है, जो लंग्स तक पहुंचती है, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हाँ मैडम बताया तो था आपने। अब ब्रोंकियल ट्री में किसी भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होता,
वो सिर्फ और सिर्फ हवा को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ एयर कंडक्ट करते हैं, एयर कंडक्शन करते हैं। ध्यान से समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ एयर का कंडक्शन करते हैं। बार बार बोल रही हूँ, ब्रोंकियल ट्री में किसी भी प्रकार का कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, बिल्कुल भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। गैसियस एक्सचेंज ना होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ हवा का ट्रैवल होता है। ट्रैवल होने की वजह से हम इसे कंडक्शन जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन जोन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्शन जोन। हाँ मैडम, ये तो समझ में आ गया कि भाई ट्रैकिया से जो हवा ला रहे हैं और ट्रैकिया की ब्रांचेस करके उसको लंग्स में आप जो है भेज रहे हैं, तो जब तक ब्रांच हो रही है तब तक किसी भी प्रकार का कोई गैसेस एक्सचेंज जो है वहां पर नहीं होगा। हाँ मैडम, ये हमारे दिमाग में अच्छे से भर गया कि ये जो ट्री आपने तामझाम पढ़ा, यहाँ कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं है, पर ये है क्यों? ताकि हम एयर का ट्रैवलिंग टाइम बढ़ा सके और एयर को ठंडा कर सके, उसको प्यूरिफाई कर सके और प्यूरिफाई करके फिर उसे लंग्स में भेज सके। मैडम, फिर लंग्स का काम क्या है? भाई एयर को ब्लड में भेजना। ठीक, ये समझ गए हम लोग। अब तो मैडम एक्सचेंज कहाँ पर होता है वो अब आपको समझना। आई होप कि ये आपने लिख लिया होगा, आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो ये आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब अगर यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो गैसेज एक्सचेंज हो कहाँ पे रहा है? नाउ अब मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप ब्रोंकियल ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रोंकियल ट्री, मतलब ये ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, तामझाम। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ ब्रोंकियल ट्री की, ठीक, तो ब्रोंकियल ट्री जो होता है ये कौन सा जोन होता है? ये जोन होता है कंडक्शन जोन। हाँ, ये समझ में आ गया हमें, क्योंकि यहाँ पर हवा का सिर्फ कंडक्शन होता है। ये हो गया कंडक्शन जोन। पर अगर मैं बात करूं किसकी? एल्वियोलर एरिया की। ठीक, अगर मैं बात करूं एल्वियोलाइज की, तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पर हमेशा गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक, गैसों का आदान प्रदान होगा। राइट लगा दिया है मैंने, बिल्कुल होगा। तो इसे आप कहते हैं बच्चों, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, इसे आप कहते हैं रेस्पायरेटरी जोन। क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी जोन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो ब्रोंकियल tree never shows the gases exchange but the alveoli shows the gases exchange. That is why alveoli को कहते हैं आप respiratory zone और bronchial tree को आप कहते हैं conduction zone. ये दिमाग में आई होप कि आपके अच्छे से घुस गया होगा। Now next thing is, अब मैं आगे के बारे में आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। alveoli, ठीक है। अब ये alveoli ना, ये बड़ी खतरनाक है। खतरनाक क्यों है मैडम? क्योंकि यही सारा काम करती है। ठीक, आपके एल्वियोलाइज जो होते हैं, मतलब आप ये मानिए कि एक जो लंग्स होता है उसका एरिया होता है करीब 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये मानिए कि अगर आप इन लंग्स को खोल दें, क्या करें? लंग्स को खोल दें तो एक टेनिस कोर्ट बन जाएगा। मतलब अगर आप अपने फेफड़ों को अनवाइंड करें, क्या करें? अनवाइंड करें तो एक पूरा पूरा लॉन टेनिस कोर्ट बन जाएगा। ये याद रखिएगा, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस कोर्ट बनेगा। मतलब इनका जो सरफेस एरिया होता है वो करीब 80 मीटर स्क्वायर का होता है। तो हमें ये समझ में आया कि ये एक क्राइटेरिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फुलफिल कर रहा है। क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? द सरफेस एरिया शुड बी लार्ज। ठीक है, अब मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एल्वियोलाइज जो होती है ये हमेशा राउंड होती हैं। क्या होती हैं? राउंड होती हैं। एक लंग्स में करीब 3.5 करोड़ के आसपास जो है एल्वियोलाइज पाई जाती है। मतलब 7 से 7.5 CR तक, करोड़ तक जो है आपके लंग्स में एल्वियोलाइज पाई जाती है। इतनी सारी एल्वियोलाइज है, सोचिए आप, इतनी सारी एल्वियोलाइज हैं। तो मैडम क्या है कि फिर हम लोग धुआं लेते रहे? नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बेटा कि सारी एल्वियोलाइज लंग्स की काम करें। हमेशा जो वर्किंग होती है, जितना होता है कि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी उतनी है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 12 घंटे जागती हूँ तो क्या मैं 12 घंटे लगातार काम कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ, पर उसमें क्या होगा? क्या मैं एक जैसे आपको 12 घंटे लगातार जो है आपको 12 घंटे पढ़ा सकती हूँ? क्या नहीं। उसकी एफिशिएंसी 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे हो सकती है। उसमें कुछ जो है 4 घंटे कंटेंट बनाऊंगी, कोई पढ़ाई करूँगी, ऐसा काम होता है। वैसे लंग्स भी, हर ऑर्गन में जितनी एफिशिएंसी है उतनी फुल एफिशिएंसी से वो काम नहीं करता, वो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता ही है। ठीक है,
दूसरी बात ये है कि जो 7 करोड़ एल्विलाइज है इन सब का काम गैसेज एक्सचेंज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके एल्विलाइज में कुछ ही % ऐसी एल्विलाइज होती हैं जो कि गैसेज एक्सचेंज करने का काम करती हैं। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि मैडम ये बाकी एल्विलाइज क्या करती हैं, ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 10th क्लास के लिए अभी आपको इतना ही सीखना है कि वी हैव 7 CR एल्विलाइज। ये 7 CR जो एल्विलाइज होती हैं ये गैसेज एक्सचेंज करने का काम करती हैं। उनमें से कुछ ही काम करती हैं, कुछ % काम करता है, बाकी % बहुत सारे और भी काम करता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये एल्विलाइज जो होती हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। आप देखिए ये एल्विलाइज जो होती हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये ब्रोंकियोल है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ब्रोंकियोल जो है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में खुल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। इसे आप कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एल्विलाइज होती हैं, ध्यान से समझिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एल्विलाइज इस तरीके से बंच के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो आपकी जो एल्विलाइज होती हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ध्यान से देखिए, ब्रोंकियोल खुला, ब्रोंकियोल से एल्विलाई खुली। देखिए अब इसके अंदर एक सैक जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये जो सैक होते हैं इसके अंदर बहुत सारी, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे एल्विलाइज पाए जाते हैं। एल्विलाइज लंग्स का सरफेस एरिया बेटा बढ़ा देते हैं। हमेशा याद रखिए कि एल्विलाइज जो होती हैं वो लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो हो सकता है। आई बात समझ में इतनी कि एल्विलाइज जो होती हैं वो गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। एल्विलाइज जो होती हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज कर सकती है। चलो इतना तो हमें समझ में आ ही गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है भाई। आप तो इतने जो है तो होशियार लोग हैं, आपको तो इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ जो अब आपको पढ़नी है वो है एल्विलाइज। आपको समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया लंग्स क्या होता है, आपके पास कितनी एल्विलाइज हैं, आपकी एल्विलाइज क्या करती हैं, समझ में आया। अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज बताती हूँ कि जो एल्विलाइज होती है ना, जो राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हवा हो चाहे ना हो, ठीक है। ये जो है तो डू यू नो वाला पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में डू यू नो रहता है ना, क्या तुम जानते हो, तो ये तुम नहीं जानते हो ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इतना तुम नहीं जानोगे। पर अगर कोई 11th क्लास का बच्चा है तो वो ये जानता होगा, ठीक है। तो आपकी जो एल्विलाइज होती हैं ये हवा हो चाहे इसमें हवा नहीं हो, बेटा ये कभी कोलैप्स नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें हवा हो चाहे इसमें हवा ना हो, ये कभी कोलैप्स नहीं हो सकती, मतलब ऐसे पिचक नहीं सकती। मैडम बोले बलून जैसा तो है, हवा नहीं है तो पिचक जाने दो, नहीं, कभी नहीं पिचकती। इवन मरे हुए आदमी में भी तुरंत एल्विलाइज पिचक जाए, चिपक जाए, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एल्विलाइज होती है इनके सरफेस जो होता है उसमें एक सरफेक्टेंट होता है। सरफेक्टेंट मतलब एक फैट होता है जो कि इन्हें कभी चिपकने देता भी नहीं है, ठीक है। ये चाहे भी, इनका मन है कि आज चिपक जाते हैं, कल भूल जाएंगे, ठीक है, मजे करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये बॉडी का सिस्टम है, चिपक जाएगी तो तुम भी जो है चिपक जाओगे। समझ में आई बात? तो एल्विलाइज जो होती हैं ये कभी भी आपस में स्टिक नहीं कर सकती और ना ही कभी भी ये जो है तो इनमें एयर बाहर निकल सकती। एयर ना होने के बावजूद ये फूली हुई इसलिए रहती है क्योंकि एल्विलाइज के सरफेस में एक फैट होता है, फैट, ठीक है, सरफेक्टेंट होता है जो कभी भी इन्हें चिपकने नहीं देता है। ऑल द एल्विलाइज सर्कुलेटेड बाय द ब्लड, आपको मैंने बताया था, समझाया था, सिखाया था कि अगर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो उसके चारों तरफ ब्लड की सप्लाई होगी, क्योंकि अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इतनी बात तो हम सीख गए थे, ठीक है। तो ऐसी बात आपको बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक नहीं आएगा तो फिर जो है 10th में मैं कितना भी पढ़ा लूँ, कितना भी अपना सर फोड़ लूँ, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक याद रखिएगा आप, ठीक। अब क्या है, मैं आगे चलूँ तो मैंने आपको एल्विलाइज के बारे में सिखा दिया। देखिए और जो मैंने आपको ब्रीदिंग पढ़ाया था, आपको याद है, याद आ रहा है कि भाई ऊपर जो है लंग्स जो आप अपना रिब केज ऊपर करते हैं, डायफ्राम फ्लैट करते हैं तो कैविटी बढ़ जाती, हवा बढ़ जाती। पर आपको मैंने ये नहीं बताया था कि रिब केज में कितनी रिब्स होती हैं। थोड़ा डायफ्राम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तब फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट वाला हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, देखें अब देखिए
वी हैव 12 पेयर रिब्स, ठीक है, हमारे पास कितने पेयर रिब्स होते हैं, 12 पेयर हैं, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैडम ये 11 12 कहाँ हैं, 11 12 जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी, दिस वन इज 11 एंड दिस वन इज 12, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी। अगर आप गिने रिब्स को, मैं इसको आपको रेड कलर से लिखती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7, ठीक, ये आपको दिखाई दे रही हैं। तो आपके पास रिब्स कितनी हैं, 12 पेयर, ठीक है, आपके पास रिब्स कितनी हैं, 12 पेयर, ठीक। 12 पेयर में आपकी जो 7 हैं वो हैं ट्रू रिब्स। क्या हैं, ट्रू रिब्स, ठीक, ध्यान से समझिए। जो 7 होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रू रिब्स। इन्हें ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं, ठीक है, ये पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। 3 जो होती हैं वो क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स, ठीक है, 3 क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स। और 2 जो होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो कितनी हो गई, आई होप कि 12 हो गई होंगे, होप क्या करना है भाई, 12 ही हैं, ये याद रखो, ठीक है। अब आपको मैं स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। ये जो बीच की हड्डी, अगर आप अपनी चेस्ट कैविटी को यहाँ पे टच भी करेंगे तो आपको एक सिंगल हड्डी फील होगी, और इस सिंगल हड्डी को तुम कहते हो स्टर्नम, ठीक, याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, याद रखो कि बीच में एक हड्डी होती है जिससे रिब्स पूरी जुड़ी रहती हैं। अब सेंटर पे, चेस्ट पे जो स्टर्नम होता है उससे रिब्स जुड़ी हुई हैं, और पीछे से ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। समझो बात को, सेंटर पर जो हड्डी है उसको क्या कहते हैं, स्टर्नम, पीछे से वो किससे जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डी से। तो इसे आप क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स, कि आगे से वो जुड़ी हुई हैं चेस्ट में मतलब स्टर्नम से, और पीछे से वो जुड़ी हुई हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी से, तो इन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स क्या होती हैं, अगर तुम ये 3 पेयर फॉल्स रिब्स के देखो, ठीक है, अगर तुम ये 3 पेयर फॉल्स रिब्स के देखो, 1 2 3, तो ये क्या करी हैं, देखो ये ब्लू ब्लू देखो, फॉल्स रिब्स क्या करती हैं, ये जुड़ जाती हैं ट्रू रिब्स से। तो फॉल्स रिब्स पीछे से रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं, वो पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ने का मतलब ये है कि ये ट्रू रिब्स से जुड़ जाती हैं। मतलब ध्यान से देखो कि ये जो रिब्स हैं ये पीछे की ओर नहीं जा रही हैं, ये रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं, ये कहाँ से जुड़ जाती हैं, ये ट्रू रिब्स से जुड़ जाती हैं, ठीक। और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2। फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं ये जुड़ी तो स्टर्नम से रहती हैं, पर बात ये कि इनका कोई काम होता नहीं, बस किडनी प्रोटेक्ट करती हैं। तो मेन काम है इन ट्रू रिब्स का, जो कि 7 पेयर होती हैं, आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे से जुड़ी होती हैं रीढ़ की हड्डी से। जो ट्रू रिब्स होती हैं वही आगे और पीछे होती हैं, ठीक है, या पूरा रिब केज होता है ना, ट्रू रिब्स ट्रू फॉल्स दोनों रिब्स जो होती हैं वो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में मदद करते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो रिब केज आगे जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो रिब केज वापस से आपकी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। सो वी हैव 3 पेयर रिब, ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग। चलो ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग जो अब आपको पढ़ना है वो है डायफ्राम। अब देखिए मैंने आपको डायफ्राम पढ़ाया था, डायफ्राम एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। डोम शेप का मतलब ये होता है ये, ठीक, ये एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन द थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अगर मैं इसके ऊपर की बात करूँ, ध्यान से समझिए, अगर मैं बात करूँ बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए भाई, टीवी मत देखने लगना वीडियो देखते देखते, ठीक। तो ये होता है थॉरेक्स। थॉरेक्स मतलब कौन सी कैविटी, थॉरेसिक कैविटी। और इसके नीचे अगर मैं आऊँगी बच्चों तो एब्डोमेन, ठीक है, अगर इसके नीचे मैं आऊँगी तो ये होगा एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब मेरा पेट, ठीक है, और आपका भी, ठीक। तो अगर मैं चेस्ट डायफ्राम के ऊपर हूँ तो मैं थोरेसिक कैविटी मतलब मैं चेस्ट कैविटी में हूँ, और अगर मैं डायफ्राम के नीचे हूँ तो मैं कहाँ पर हूँ, डायफ्राम के नीचे हूँ तो मैं एब्डोमिनल कैविटी में हूँ, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आया कि डायफ्राम एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर वाला चेस्ट है, नीचे वाला पेट है, ऊपर वाला थॉरेक्स है, नीचे वाला एब्डोमेन है। डायफ्राम हमेशा इनहेलेशन के दौरान फ्लैट हो जाता है। ध्यान समझो, ये जो एरिया है ये फ्लैट हो जाएगा
जिससे जो कैविटी है, जो जगह है, वो बढ़ जाएगी और आप सांस ले पाएंगे। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आई होप, देखिए ड्यूरिंग द इनहेलेशन इट फ्लैटन एंड इंक्रीज द चेस्ट कैविटी। ठीक, ये फ्लैट हो जाएगा तो आपके लंग्स और जो आपका डायफ्राम है उसके बीच की जगह खाली हो जाएगी और आप आसानी से सांस ले सकते हैं। पर जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वापस से ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, लंग्स पे नीचे से दबाव बनाएंगे। आगे से कौन बना रहा है? रिब केज बना रहा है। तो ये लंग्स है, ये रिब केज है। जब सांस लेते हैं तो रिब केज आगे जाता है और डायफ्राम क्या जाता है? फ्लैट हो जाता है, क्योंकि डायफ्राम ऐसा था। सांस लेने के दौरान रिब केज आगे जाता है और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। इधर भी जगह खाली हो गई और इधर भी जगह खाली हो गई, हवा अंदर आने दो, लंग्स फैल जाएगा। पर जब आपको सांस छोड़नी है तो जो आपका रिब केज है वो अंदर आएगा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, वो लंग्स पे दबाव बनाएगा और नीचे से ये डोम शेप के हो जाएंगे तो ये भी नीचे से दबाव बनाएंगे, लंग्स पर दबाव बढ़ेगा और हवा बाहर हो जाएगी। तो ये पूरा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस पूरे पार्ट में हमने सीखा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आपको ये सिखाया मैंने कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके किस तरीके से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और आई थिंक ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी का नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आखिरी होगा। उसके बाद रेस्पिरेशन एनिमल्स में आपको बताऊंगे। तब तक इन वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।